यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मेंस का टेस्ट सीरीज जो चल रहा था, तो उसमें जो 2024 का टेस्ट सीरीज जैसा देख रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 1 ऑलरेडी मैं वहाँ पे करा चुका था आपको। वन आपका पूरा हो गया 20 क्वेश्चन तक, पार्ट 4 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 2। इसका कोड आप देख रहे हैं 2342 है, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 2 में मैं आपको कराऊंगा जो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होगा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक कराएंगे। उसके बाद पार्ट 2 में करा देंगे आपका 6 से 10 तक, ठीक है। इस टाइप से जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में चलता है वैसे आपका चलता रहेगा वो, राइट। उसके बाद ये जो आपका जो टेस्ट रहेगा ये GS1 का टेस्ट है, ठीक है। GS1 जिसमें आपका क्या क्या टॉपिक आता है, GS1 में आपका आता है ज्योग्राफी का। मैं आपको टॉपिक जितना भी GS1 का आता है वो मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो मैंने क्वेश्चन पहले मैं दिखा देता हूँ उससे पहले कि क्या क्या यहाँ पर 5 क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने यहाँ पे जा रहा हूँ आज। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ठीक है। उदाहरण के सहित इनकी जो विवेचना करना है वो। सेकंड क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु से क्या तात्पर्य है, इसके वितरण की पहचान करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में इसके आगमन की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर चर्चा करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ क्या हैं, विभिन्न प्रकार की अंतर जो विधि आकृति की उदाहरण से चर्चा करना है। चौथा है आपका अधात्विक खनिज क्या होते हैं, भारत में इनके उपयोग पर जो वितरण है उन पर प्रकाश डालना है। पाँचवा आपका है प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति में सूचीबद्ध करते हुए इनके क्षय के जो उत्तरदायी कारण है वो उसकी विवेचना करना है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं GS1 में क्या क्या टॉपिक हैं। यहाँ पर देखो जैसा कि आप देख रहे हैं GS1 का जो सिलेबस पूरा आपका है वो क्या क्या है। आपका हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री है, आपको वर्ल्ड जियोग्राफी है, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री है। देखो हिस्ट्री की जितना पोर्सन आपका रहता है वो सब आपका हिस्ट्री में आता है। उसके बाद क्या है आर्ट कल्चर का इसमें रहता है GS1 में भी, इंडियन हेरिटेज कल्चर, ठीक है। और आपका ज्योग्राफी का देखो जैसे कि मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ज्योग्राफी का है, राइट। तो ज्योग्राफी आपका कौन सा ह्यूमन ज्योग्राफी होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा और आपका फिजिकल ज्योग्राफी होगा। तो यहाँ पे ज्योग्राफी करेगा और सोसाइटी का ये है, राइट। तो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपका ज्योग्राफी करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ठीक है। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए कि ये किसी क्षेत्र की जलवायु को किस प्रकार से क्या प्रभावित करती हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो देखो आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर स्टार्ट करने से पहले आपका क्या है, आपका दृष्टिकोण पता होना चाहिए कि आंसर हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। दृष्टिकोण को बताएंगे। तो दृष्टिकोण में आपको क्या है, पहली बात क्या बताना है यहाँ पर, पहली बात बताएंगे आप स्थानीय पवन के किसके बारे में बात कर रहा है, स्थानीय पवन की बात कर रहा है। तो स्थानीय पवन के बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे क्या है स्थानीय पवन। सेकंड बात आपको बताना है इसमें कि किसी क्षेत्र में जलवायु पर जो स्थानीय पवन है वो क्या प्रभाव डाल सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर सेकंड बात में बताएंगे इसको। थर्ड बात में क्वेश्चन छोटा है इस वजह से थर्ड बात में आपको निष्कर्ष बताना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा पॉइंट आप नहीं निकाल सकते और तो थर्ड पॉइंट में अपना निष्कर्ष बता देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर में क्या लिखते हैं देखते हैं। स्थानीय पवनों के बारे में, स्थानीय पवनों के बारे में आपको लिखना है स्थानीय पवनें, ठीक है। स्थानीय पवनें वायु का क्षैतिज प्रभाव होता है। ये छोटे छोटे स्थानिक स्तर पर सामान्यतः 10 किलोमीटर से लेकर कुछ 100 किलोमीटर तक जो है इस क्षेत्र में क्षैतिज रूप से प्रभावित होते रहते हैं, ठीक है। प्रभावित होने वाली जो पवनें होती हैं, ठीक है। साथ ही क्या ये अल्पावधिक अर्थात क्या बोलते हैं एक दिन में कुछ घंटे तक ही, ठीक है। अल्पावधि मतलब होता है ये क्या है एक दिन में कुछ घंटे तक ही प्रभावित होती हैं, राइट। विश्व में विभिन्न स्थानीय पवनें होती हैं। विश्व में जो स्थानीय पवनें हैं अधिक स्थानीय पवनें हैं, ठीक है, जिनमें कुछ ठंडी गर्म कुछ आर्द्र हैं कुछ शुष्क हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है स्थानीय पवनें आपको दिखाती हैं, ठीक है। ये केवल क्या है क्षोभ मंडल के निचले स्तर में, ठीक है। कहाँ पर क्षोभ मंडल के निचले स्तर तक की क्या है सीमित होती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन इसी पॉइंट से लेके आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना सकता है कि जो स्थानीय पवनें होती हैं ये किस स्तर तक होती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्षोभ मंडल से निचले स्तर तक ही सीमित होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्थानीय जो उच्चावच और मौसम को प्रभावित करती हैं तथा मौसम स्वयं भी इनसे प्रभावित होता है। तो ये आप इतना इंट्रोडक्शन में दे देंगे। उसके बाद हेडिंग से लिखेंगे आप, हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। इसमें हेडिंग में आपको लिखना है पर्वत समीर और पर्वत घाटी, ठीक है। ये आपको लिखना है। इसमें लिखेंगे आप गर्म धूप वाले दिन में पर्वत की जो ढलान घाटी है उसके तल क्या है अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके परिणाम स्वरूप जो यहाँ पे मंद पवन होता है, मंद पवन घाटी उससे पर्वतीय ढाल की ओर यहाँ पर उठने लगता है, ठीक है। इससे घाटी समीर के रूप में जाना जाता है। घाटी समीर क्या होता है ये, ठीक है, इसे घाटी समीर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद रात्रि में पर्वतीय ढलानों की जो ठंडी भरी वायु होती है, ठीक है, वो घाटी से तल की ओर नीचे की ओर अवतलित होती है, जिससे क्या है जो पर्वत समीर है वो क्या है पर्वत समीर ठंडा होने लगता है, जिससे ये पर्वत समीर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा। उसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं इसमें। सेकंड हेडिंग में लिखेंगे फॉन या चिनूक, ठीक है, फॉन या चिनूक।
ये लिखना है। इसके अंतर्गत लिखेंगे आप, ये शुष्क गर्म पर्वतों के जो पवन विमुख ढाल हैं उस पर नीचे उतरने वाली पवन होती हैं, ठीक है। ये कुछ ही मिनटों में तापमान को 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है बढ़ा सकती हैं, ठीक है। 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए फोन ऑल्पस जो आपका मध्य यूरोप है उस तक चलती रहती हैं, ठीक है। चिनूक का शाब्दिक अर्थ होता है हिम या भक्षक, ठीक है। क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा रॉकीज के जो ढलान है उसमें जमी हुई बर्फ को पिघलाने में मदद करती हैं, राइट। ये घास के मैदान को बर्फ से मुक्त करती हैं, जो घास के मैदान होती है उनको बर्फ से मुक्त करती हैं, इसलिए ये पशुपालकों के लिए सहायक होती हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में कि जो चिनूक पवनें हैं ये पशुपालन के लिए किस प्रकार सहायक होती हैं, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट दे देगा कि कुछ 4-5 करके, तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन बना देगा। देखो जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं यहाँ से ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकलते हैं। ऐसा आपने सुना होगा लोगों से, जो टॉपर्स बोलते हैं कि जो मेंस जो पेपर देते हैं, ठीक है, जो मेंस का जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो मेंस से तैयारी करनी चाहिए। यही इसी कारण से बोलते हैं कि मेंस के आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन क्रिएट कर पाएंगे, राइट। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे यूपी पीसीएस का जो पेपर दिया हुआ है मेंस का, मैंने भी 2 टाइम पेपर अभी दिया हुआ है यूपी पीसीएस का, ठीक है। तो मैंने भी स्टार्टिंग इसका मेंस से किया हुआ है, राइट। तो उस टाइप से भी आप अपना मेंस से तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लगाएंगे उसके बाद आपको यहाँ से फ्रेम करने का क्वेश्चन मिलता रहेगा, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम लोग, इसमें देखिए क्या है, उनको पशुपालक के लिए क्या है सहायक होते हैं, ठीक है। इतना लिखेंगे। उसके बाद आपको थर्ड हेडिंग डालनी है, यहाँ पर तीसरी हेडिंग डालेंगे मिस्ट्रल, ठीक है। मिस्ट्रल क्या होता है इसको देखते हैं। ये मिस्ट्रल है, इसमें आपको लिखना है ये तीव्र ठंडी और एक उत्तरी पश्चिमी पवन होती है, ठीक है, जो दक्षिणी फ्रांस से क्या है प्रभावित होती है। ये आमतौर पर मेघ युक्त जो क्षेत्र हैं उसको साफ आसमान या धूप वाली जलवायु को निर्मित कर देती है, ठीक है। इसके द्वारा लाई गई धूप और शुष्कता का स्थानीय वनस्पति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये आप लिख देंगे, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है, चौथी पांचवी जो भी हेडिंग होगी नंबर आप लिख लेंगे। हर मट्टन, ठीक है, हर मट्टन ऐसे करके लिखना है आपको, हर मट्टन। इसमें क्या लिखना है, इसमें आप लिखेंगे ये शुष्क और धूल भरी पवन है जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन के रूप में सहारा जो रेगिस्तान है उससे गिनी की खाड़ी में प्रवाहित होती है। ये शुष्क रेगिस्तानी जैसे कि स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसमें ये आर्द्रता तो क्या है, आर्द्रता को कम करती है ये, ठीक है। कौन, हरमट्टन। मेघ आवरण को क्या हटा देती है, वर्षा को बाधित करती है और कभी कभी धूल भरी आंधी या रेत के तूफान के परिणत में हो जाती है। साथ ही ये फलों वनस्पति, ठीक है, इनमें क्या इसको गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। देखो आपको यहाँ पे आपका इसका हरमट्टन का पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि आपको देखो ये हरमट्टन के बारे में आपको पूरा स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा इनमें से किसकी बात हो रही है, इनमें से यहाँ से किसकी बात हो रही है, हरमट्टन की, मिस्ट्रन की या चिनूक की, ऐसे करके भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका। इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे, इसी में एक हेडिंग और बची है। अगली हेडिंग इसमें लिखेंगे खामसिन या सिरोको या सिमून, इसको 3 नाम से जानते हैं, ठीक है। दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लिख के टेलीग्राम चैनल पर सबमिट भी कर सकते हैं। सिरोको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरा क्वेश्चन डिस्कस ही कर देता हूँ कि उसकी वजह से कि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए लिखने में, जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। सिमू, इनमें से 3 नाम होते हैं इसके, तो तीनों के कोई नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये शुष्क गर्म रेतीली स्थानीय पवन होती हैं जो उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में दक्षिण दिशा से प्रभावित होती हैं, ठीक है। ये आर्द्रता तो कम करती हैं और क्षेत्र के तापमान को क्या है बढ़ा देती हैं। यह इसका अगला है आपका लू, जैसा कि ज़्यादा लोग को पता होगा, लू, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी भारत, ठीक है, पश्चिमी भारत गंगा के मैदान में जो निचली वाली तीव्र हैं उसमें गर्म और शुष्क पवन होती हैं, ठीक है। ये पवनें इस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती हैं। इन हवाओं के संपर्क में आना घातक भी साबित हो सकता है। ये खरीफ की फसल, कौन सी, खरीफ, राइट, और जो रबी की फसल हैं उस क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त, ठीक है, उस क्षेत्र को क्या है अनुपयुक्त बनाते हुए उच्च शुष्कता का कारण बनती हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा कि जो लू, आपसे बोलेगा पवनों के बारे में विचार करना है, इन 2 पवनों के बारे में विचार करना है। एक दे देगा चिनूक दे देगा और लू दे देगा। चिनूक के बारे में जो बताया उसके बारे में स्टेटमेंट दे देगा, लू के बारे में स्टेटमेंट दे देगा कि ये खरीफ और रबी की फसल के लिए, खरीफ या जायद की फसल के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती हैं, ठीक है। तो याद रखना है खरीफ और रबी के लिए, जायद वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपका मेंस का पहला आंसर पूरा हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका निष्कर्ष आपका हो गया ना, उसके पहले निष्कर्ष देख लें। निष्कर्ष में क्या लिखना है, निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार स्थानीय हवाओं को स्थानीय जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये संबंधित क्षेत्र में कृषि प्रथाओं पर जो आजीविका है उसको प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे और आपका आंसर पूरा हो जाएगा, राइट। देखो ये एक A4 पेपर लेके बैठा कीजिए, ठीक है। तो आप जो प्रीलिम्स से कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ इसी से निकालते हुए वो आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन है
उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु से क्या तात्पर्य है? जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उससे क्या तात्पर्य है? इसके वितरण की पहचान करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में इसके आगमन की प्रक्रिया पर चर्चा करना है। ठीक है, तो बात किसकी कर रहा है? उष्णकटिबंधीय मानसून की। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा उष्णकटिबंधीय जो मानसून है वहाँ से बनेगा। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून के बारे में आप बताएंगे इंट्रोडक्शन में। सेकेंड बात में आपको बताना है विश्व में इसकी क्या वितरण की प्रणाली है, क्या वितरण है, कैसे करते हैं, ये यहाँ पे लिखा है। सेकंड बात में आपको यहाँ बताना है। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, सब यहीं से देख के बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड अब क्या है आपका? भारतीय उपमहाद्वीप में इसके आगमन की प्रक्रिया, जैसे लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप में इसके आगमन की प्रक्रिया, ये थर्ड पॉइंट में आप बता देंगे, सॉरी थर्ड पॉइंट में बता देंगे। चौथे में आपका क्या है? निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, चौथे में निष्कर्ष लिख देंगे, आपका आंसर यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो जलवायु है उसको बताएंगे, हेडिंग डालेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसकी मुख्य विशेषता पवनों की मौसमी उत्क्रमण के साथ साथ तदनुसार वर्षा में परिवर्तन। ठीक है, इसकी कुछ अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर, ग्रीष्म ऋतु में 30 से 40 सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस होता है उसके तापमान के साथ 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक का मासिक औसत तापमान होता है। आपको पहले पॉइंट में लिखना है। सेकेंड पॉइंट में आपको इसी में लिखना है वार्षिक औसत वर्षा 200 से 250। ठीक है, वार्षिक औसत वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। कुछ क्षेत्रों में लगभग 350 सेंटीमीटर से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसी में नीचे लाइन छोड़ के लिखना है आपको भारी वर्षा अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में होती है जबकि शीत ऋतु में शुष्क होती है। बस यहाँ पे इतना आपको लिखेंगे और आपका यहाँ से इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखना नीचे से, मेन हेडिंग डालनी है विश्व भर में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का वितरण। ठीक है, विश्व भर में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का वितरण, इसमें लिखेंगे आप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप एवं, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप एवं वियतनाम के कुछ हिस्सों, ठीक है, जैसे कि क्या बर्मा जो म्यांमार अभी है, ठीक है, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है, कंबोडिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया की दक्षिण चीन, राइट, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में क्या पाई जाती हैं ये, राइट, ये आपको लिखना है। उसके बाद लिखेंगे नीचे से एक लाइन छोड़ के भारतीय संदर्भ में ग्रीष्म मानसून, ये जो आपका कब आता है? जून से सितंबर। ठीक है, जून से सितंबर के बीच आपका आता है ग्रीष्म मानसून। ठीक है, वो लगभग संपूर्ण देश में वर्षा का कारण बनता है, जबकि अन्य चरण में अर्थात लौटता हुआ मानसून भी शीत ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी तट पर क्या वर्षा का कारण बनता है। ये आपको यहाँ से बता देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है भारतीय मानसून के आगमन की प्रक्रिया। क्या लिखना है? भारतीय मानसून के आगमन की प्रक्रिया। इसमें लिखेंगे आप इसमें भारतीय मानसून की उत्पत्ति के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर इनके आगमन की समय सीमा निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वो भी शामिल होते हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के कारक निम्नलिखित हैं। क्या क्या कारक हैं? फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नहीं डालना है, पॉइंट पे लिखना है, कुछ ऐसे करके पॉइंट बना देंगे या नंबर लिख देंगे। ठीक है, इसमें लिखना है पहले में स्थल और जल विभेदित तापमान, ठीक है, और शीतलन के कारण भारत के भूभाग पर निम्न दाब क्षेत्र में यहाँ पर निर्माण कर देता है, जबकि क्या है आसपास के जो समुद्री भाग हैं उसमें तुलनात्मक रूप से उच्च दाब यहाँ पर बना रहता है। फर्स्ट बात में बताना है। सेकंड बात में बताएंगे ग्रीष्मकाल अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो जिसको बोलते हैं ITCZ की स्थिति का स्थानांतरण गंगा मैदान के ऊपर हो जाता है। यह भूमध्य रेखा की द्रोणिका है जो आमतौर पर भूमध्य रेखा के लगभग 5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित होता है। सेकंड पॉइंट में बताना है। थर्ड पॉइंट में क्या बताना है? मेडागास्कर के पूर्व में, जो मेडागास्कर का पूर्व है उसके उच्च दाब वाले क्षेत्र की उपस्थिति होती है। ठीक है, जो मेडागास्कर है उसके पूर्व में उच्च दाब वाले क्षेत्र की उपस्थिति होती है। फोर्थ में क्या बताना है? ग्रीष्म ऋतु में तिब्बती पठार का अत्यधिक ताप हो जाता है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें तिब्बती पठार में अत्यधिक तापमान हो जाता है, ठीक है, जिससे प्रबल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये आपको बताना है, राइट। उसके बाद क्या बताना है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट बताना है हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट स्ट्रीम का संचलन और ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारतीय प्रायद्वीप पर उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट हैं उसकी स्ट्रीम की उपस्थिति होती है। ठीक है, आपको यहाँ से 4 से 5 पॉइंट 6 पॉइंट आपको यहाँ पर बता देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको फिर से बताना है इसमें शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर अग्रसर होता है और परिणाम स्वरूप पवनों का उत्तर पूर्व जो दिशा है उससे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर क्या उत्क्रमणित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार उत्तर पूर्व मानसून यहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद ये ना बताने के बाद आप यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखना है? मानसून वैध धुरी है। ठीक है, निष्कर्ष में लिखेंगे
मानसून वह धुरी है जिसके चारों ओर भारत का संपूर्ण कृषि चक्र घूमता रहता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के 60% से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और कृषि स्वयं मानसून पर निर्भर होती है। ये आप यहाँ पर बता देंगे, काफ़ी अच्छा निष्कर्ष रहेगा। देखो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव रखना, निष्कर्ष को देख के आपको जो मार्क्स देगा, निष्कर्ष को देख के समझ आ जाएगा कि आपने ऊपर क्या लिखा है। ठीक है, एक तो आपका इंट्रोडक्शन रीड करेगा एग्जामिनर, एक आपका निष्कर्ष ज़्यादातर रीड करता है। ठीक है, तो वहाँ से आप ही देख के आपको नंबर देगा। राइट, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। ठीक है, ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ क्या हैं? ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ क्या हैं? विभिन्न प्रकार की अंतर्वेधी आकृतियों पर उदाहरण से चर्चा करना है। दृष्टिकोण क्या रहेगा, किसके बारे में बताएंगे? पहले आप ज्वालामुखी जो स्थलाकृति हैं ये क्या है, इसको परिभाषित कर देंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, सेकंड बात में यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की अंतर्वेधी आकृति हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की अंतर्वेधी आकृति हैं, इसको सेकंड पॉइंट में आप यहाँ पर बताएंगे। थर्ड पॉइंट में क्या बताएंगे? थर्ड पॉइंट में अपना निष्कर्ष, क्योंकि और कुछ पॉइंट है नहीं बताने के लिए, थर्ड पॉइंट में सीधा आपको निष्कर्ष बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जितना ही क्वेश्चन दिया इसी क्वेश्चन से ही मैं बनाता हूँ कि फर्स्ट में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखेंगे आप ज्वालामुखी स्थलाकृति के बारे में, तो जो लिखेंगे ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ या भू आकृतियाँ ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं। इन्हें मैग्मा के भूपर्पटी के भीतर या भूपर्पटी के ऊपर ठंडा होने के आधार पर बहिर्भेदी के अंतर्भेदी जो स्थलाकृति हैं उसमें विभाजित किया जा सकता है। ये आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, उसमें देखो उसके बाद दो आपने बताए, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, तो इसके बारे में आप लिखना भी इसको कि बहिर्वेदी होता क्या है, अंतर्वेदी क्या होता है। तो हेडिंग डालना है आपको बहिर्वेदी। ठीक है, तो बहिर्भेदी इसमें लिखेंगे आप, इसमें आपको लिखना है जब मैग्मा धरातल पर पहुंचता है तब ठंडा होकर जम जाता है तो बहिर्भेदी स्थलाकृतियों का क्या निर्माण होता है। ठीक है, बहिर्भेदी स्थलाकृतियाँ उदाहरणों में लावा प्रवाह, राख निक्षेप और ज्वालामुखी शंकु में भी शामिल होती हैं। ठीक है, अंतर्भेदी जो होती हैं वो क्या होती हैं? अंतर्भेदी जो आपकी स्थलाकृतियाँ ये क्या होती हैं? जब मैग्मा ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा होकर धरातल के नीचे जम जाता है तो अंतर्भेदी स्थलाकृतियों का क्या निर्माण होता है। ठीक है, जिससे भूपर्पटी क्रिस्टल के भागों के भीतर ठंडा होने वाला लावा अलग अलग रूप यहाँ पर ग्रहण कर लेता है। ये बस दो पॉइंट आपको यहाँ पर बताने और आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। फिर इसमें क्या लिखना है, हेडिंग डालनी है विभिन्न प्रकार की अंतर्भेदी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो। ठीक है, क्या? विभिन्न प्रकार की ठीक है, अंतर्भेदी, विभिन्न प्रकार की अंतर्भेदी स्थलाकृतियाँ। राइट, विभिन्न प्रकार की अंतर्भेदी स्थलाकृतियाँ, इसमें लिखेंगे हेडिंग में, इसके अंतर्गत एक छोटी सी हेडिंग और लिखेंगे बैथोलिथ। ठीक है, बैथोलिथ। इसमें आपको क्या लिखना है? यदि मैग्मा का ठंडा पिंड भूपर्पटी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद का आकार विकसित कर लेता है या गुंबद का आकार में बना लेता है। ठीक है, अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक विस्तृत होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है। जो मैग्मा जो भंडार हैं उसमें जमे हुए भाग में स्थिर होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट बता देंगे। सेकंड में क्या लिखना है? लैकोलिथ। ठीक है, लैकोलिथ। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखना है ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्भेदी चट्टानें जिनका तरल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली के रूप में जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले जो मिश्रित ज्वालामुखी हैं उसके गुंबद के समान होती है। ठीक है, अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है और कर्नाटक के पठार की ग्रेनाइट जो चट्टान उससे निर्मित होता है। राइट, गुंबदनुमा पहाड़ियाँ इनमें से अधिकतर हैं अब क्या है? अपवित्र हो चुके हैं। ठीक है, क्या है? अपवित्र हो चुके हैं, जो धरातल पर देखी जा सकती हैं। मतलब क्या है? इनमें से अधिकतर जो एक्सफोलेटेड होते हैं। ठीक है, जो आपको एक्सफोलेटेड को बोलते हैं अपवित्र। ठीक है, जो धरातल पर देखे जा सकते हैं। ये लैकोलिथ व बैकोलिथ के अच्छे उदाहरण भी हैं। ठीक है, लैकोलिथ व बैकोलिथ के अच्छे एग्जाम्पल भी हैं। कौन से? जैसे कि गुंबदनुमा चट्टान है। ठीक है, कर्नाटक के ग्रेनाइट के पठार जो चट्टान है वो, ये सब इसके अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं लैकोलिथ व बैकोलिथ के। ठीक है, देखो जो मैंने बताया अपवित्र हो चुके हैं मतलब एक टाइप से गिर चुके हैं या बेकार हो चुके हैं, वो यहाँ पर इस टाइप का मतलब बता रहा है इसका। ठीक है, अगला आपका है लैपोलिथ। जैसे मैंने आपको बताया लैकोलिथ, उसके बाद एक और है लैपोलिथ।
ये क्या होता है? देखो ये सब वर्ड आपको याद रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही वर्ड उठाता है पेपर में और आप लोग सोचते हो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया वो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि लैपोलिथ क्या है? ये ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ अलग अलग जो आकृति हैं वो जम जाता है उसमें, ठीक है। यदि ये तस्तरी या प्लेट होता है जो उसके आकार में जम जाए तो ये लैपोलिथ कहा जाता है, ठीक है। आपसे देखो सीधे से बोल देगा लैपोलिथ क्या है, सीधा सा। तो आप ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, ठीक है। लैपोलिथ क्या है, लेकोलिथ क्या है, बैकोलिथ क्या है, फैकोलिथ क्या है, ठीक है। अब देखो फैकोलिथ के बारे में बताता हूँ। फैकोलिथ क्या है, इसमें क्या लिखना है? कई बार अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान की मोड़दार अवस्था में अवनति के ऊपर व जो अभिनति होती है उसके तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमार लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली के रूप में मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, जो क्रमशः बैकोलिथ में विकसित होती हैं। यही जो प्रक्रिया है फैकोलिथ कहलाती है, ठीक है। याद रखना है आपको। अगला हेडिंग है सिल, ठीक है। सिल, इसमें क्या लिखेंगे? सिल में लिखना है आपको अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है, ठीक है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, कम मोटाई वाले जमाव सीट और घने मोटाई वाले जमाव सीट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आपकी डाइक। इसमें क्या लिखना है? जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है, अगर यही इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बना लेता है। इसे क्या है? डाइक कहलाता है या डाइक कहते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ से पूरा हो गया। और निष्कर्ष क्या लिखना है? निष्कर्ष लिखना है अंतर्भेदी चट्टान जो आग्नेय चट्टान है पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र में बहुतायत स्थिति में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने जो दक्कन ट्रैप है उसके विकास में इन चट्टानों की प्रमुख भूमिका है। ये निष्कर्ष लिख सकते हैं या तो अपने अकॉर्डिंग इसी आंसर के तरफ जो आपको निष्कर्ष समझ आएगा वो भी निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? आधात्विक खनिज क्या होते हैं? आधात्विक खनिज क्या होते हैं? भारत में इनके उपयोग के वितरण के प्रकार डालना है, ठीक है। तो दृष्टिकोण हमारा क्या होगा? दृष्टिकोण में आप लिखेंगे पहली बात किसकी बोल रहे हैं? आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज बताएंगे क्या होते हैं, परिभाषा बताएंगे इनकी। सेकंड बात में आपको बताना है भारत में इनके उपयोग और वितरण के क्या है, उपयोग इनके क्या वितरण है, ये आपको सेकंड बात में बताना है। थर्ड बात में अपना निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो आंसर में लिखना है आपको आधात्विक खनिज के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे। आधात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिनमें कोई धातु नहीं होती है, ठीक है। इन्हें ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ईंधन जो खनिज है जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, ठीक है, इन पोटास जो ग्रानाइट हैं इन सबसे क्या वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। इन सबसे क्या वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन इनका किया जा सकता है। हेडिंग लिखेंगे नीचे खनिजों का उपयोग और वितरण, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन हो गया उतना बहुत है। खनिजों का उपयोग एवं वितरण, ये हेडिंग लिखेंगे। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है पहला कोयला, ठीक है। कोयले में क्या लिखेंगे? ये महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क प्रज्वलन के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। कोयला हो गया। सेकंड में क्या लिखेंगे? वितरण लिखेंगे। यहाँ पर सेकंड में क्या लिखेंगे? इसी की हेडिंग है, सेकंड नंबर ये हेडिंग बोल सकते हैं, इसको वितरण बोलेंगे। वितरण में क्या लिखना है? भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गोंडवाना कोयला जो क्षेत्र है दामोदर घाटी में स्थित है। इसमें झरिया का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जिसके बाद क्या रानीगंज का स्थान आता है, ठीक है। कोयले से संबद्ध अन्य नदी घाटी जो गोदावरी, महानदी तथा सोन नदी है, ठीक है। जो आपका टर्सरी कोयला है ये आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला या लिग्नाइट कोयला जिसको बोलते हैं ये आपका तमिलनाडु के तटीय भाग, पांडुचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी आपका पाया जाता है। ये आपको कोयले के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है? पेट्रोलियम, ठीक है। अब पेट्रोलियम लिख लेंगे, पेट्रोलियम, ठीक है। सेकंड हेडिंग है पेट्रोलियम, उसमें लिखेंगे ये मोटर वाहनों, रेलवे, वायुयान, अंतर्दहन के ईंधन के लिए यहाँ पर क्या है एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक से उत्पाद पेट्रोल जो रसायन है उसके उपयोग, ठीक है, जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम, राइट, रबर, रेसे, दवाइयाँ, ये सब चीज़ की क्या है इसके अन्य जो सामग्री हैं इनसे वो क्या है इसमें प्रक्रमित होते हैं, ठीक है। ये आप बताएंगे। उसके बाद इसका लिखेंगे वितरण, जितना भी बताएंगे उसका वितरण भी बताएंगे। इससे क्या वितरण है, कहाँ पे आता है वो सब आप यहाँ पर बता देंगे पेट्रोलियम के, ठीक है। जैसे कि गुजरात के तेल क्षेत्र हैं, अंकलेश्वर है, ठीक है, मेसाडा है, नवागम है, कोसांगा, ये सब क्या बताएंगे आप। उसके बाद पूर्वी में बता देंगे क्या क्या है, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सब में क्या है इसके कूप पाए जाते हैं, ठीक है। इतना पेट्रोल के बारे में बताएंगे। अगला हेडिंग क्या है? प्राकृतिक गैस, ठीक है। थर्ड हेडिंग है प्राकृतिक गैस, उसमें लिखेंगे इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र में ईंधन के रूप में विद्युत उत्पन्न करने के लिए
उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य से यहाँ पर रासायनिक जो पेट्रोकेमिकल हैं उसके उर्वरक में उद्योगों के कच्चे माल के रूप में यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। और परिवहन ईंधन, घरों में खाना बनाना, पीएनजी के रूप में भी इसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वितरण क्या होगा, वितरण में लिखना है, वितरण में लिखेंगे भारत प्रमुख गैस भंडार मुंबई है। अन्य संबद्ध क्षेत्र जो पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जैसे कि आपको इनके खंबात के बेसिन है वहाँ, ठीक है। पूर्वी कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहाँ पर, ठीक है। प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज भी की गई थी, ये आपको लिखना है। अगला है आपका चौथी हेडिंग अभ्रक। अभ्रक अपने जो उत्कृष्ट परावैद्युत सामर्थ्य, निम्न वैद्युत जो आपके ह्रास संबंधी जो गुण है उसमें विद्युत रोधी गुण या उच्च वोल्टेज के कारण, प्रतिरोध के कारण या क्या विद्युत इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, उद्योग के उपयोग के रूप में यहाँ पर इसे किया जाता है। वितरण क्या होगा इसका वितरण आपको पता होगा कि अभ्रक कहाँ पाया जाता है। वितरण मतलब कहाँ पाया जाता है, कहाँ इसका वितरण, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। कोडरमा जो झारखंड का हजारीबाग क्षेत्र है वो इसका गणित राज्य है, ठीक है। राजस्थान का अजमेर है, राइट। आंध्र प्रदेश में आपका नेल्लोर, तो ये सब आपके क्या अभ्रक के उत्पादन क्षेत्र हैं। अगला हेडिंग क्या है, चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर, इसमें क्या लिखना है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए बुनियादी कच्चा माल है और वात्या भट्टी जो है, ठीक है, वात्या भट्टी जो है उसमें लौह अयस्क के प्रज्वलन के रूप में भी आवश्यक होता है उसको, ठीक है। उसका वितरण कहाँ है, राजस्थान का राजस्थान जो है चूना का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जो कुल उत्पादन का लगभग कितना 21% उत्पादित करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का चूना उत्पादन में लगभग 13% है, राइट। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जो है सब क्या भारत के अन्य चूने के राज्य हैं, यहाँ पर उत्पादक राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आंसर आपका पूरा हो गया, उसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। विकास और क्षेत्रीय कल्याण के बीच संतुलन बनाने के लिए खनिज के खनन है उसके लिए एक स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट रोड मैप जो आपका रोड मैप तैयार करते हैं उसकी नीतिगत ढांचा जो तैयार करने की आवश्यकता है, ये आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। अपने आप से भी निष्कर्ष लिख सकते हैं, निष्कर्ष जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ वही निष्कर्ष लिखिए, ठीक है। निष्कर्ष अपने आप से खुद भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अगला, 5वां क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति के निर्माण में उपयुक्त परिस्थिति को सूचीबद्ध करते हुए उनके क्षय के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करना है, ये वितरण करना है। तो दृष्टिकोण क्या रहेगा, किसके बारे में पूछ रहे हैं, प्रवाल भित्ति के बारे में। तो प्रवाल भित्ति के बारे में परिभाषित करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात में प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति का वर्णन करेंगे, क्या परिस्थिति है ये बताएंगे सेकंड बात में। थर्ड बात में आपको बताना है इसके क्षय के लिए उत्तरदायी कारक, जो उत्तरदायी कारक है क्षय के लिए वो आपको तीसरी बात में बताना है यहाँ पर। चौथे बात में अपना निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, देखते हैं इंट्रोडक्शन हमारा प्रवाल भित्ति का क्या होगा। प्रवाल भित्ति समुद्र के नीचे स्थित संरचनाएं होती हैं जो अकार्यसुकी, ठीक है, अकशेरुकी जीवों के कंकालों से निर्मित होती हैं, ठीक है, ये आपको लिखना है। इन अकशेरुकी जीवों को प्रवाल कहा जाता है। भित्तियों का निर्माण करने वाली प्रवाल प्रजातियां हर्मीटेपिक, ठीक है, हर्मीटेपिक या हार्ड प्रवाल इन्हें कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कठोर और मजबूत जो होती हैं अस्थिपंजर का निर्माण करने के लिए समुद्र के जो जल से कैल्शियम कार्बोनेट निष्कर्षित करते हैं, ठीक है। बाह्य अस्थिपंजर उनके कोमल पतले भित्ति वाले शरीर की रक्षा करता है। ये अपने रंग बिरंगे स्वरूप के लिए जाने जाते हैं और अपने जो उनके समृद्ध हैं जैव विविधता के कारण उन्हें क्या है महासागरों का वर्षावन भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये इतना बात आपको जो इंट्रोडक्शन रहेगा यहाँ बता देनी है। हेडिंग लिखना है आपको, यहाँ से हेडिंग में लिखेंगे प्रवाल भित्ति के निर्माण करने वाले प्रवालों के लिए निम्नलिखित दशाएं क्या क्या हैं, ठीक है, निम्नलिखित दशाएं ऐसा लिख देंगे। प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए प्रवाल के निम्नलिखित दशाएं, राइट। पहला हेडिंग है, छोटी सी डालेंगे हेडिंग, जल का तापमान, इसके अंतर्गत लिखेंगे जल का तापमान 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। इस कारण 90% से अधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तक ही सीमित रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनका 20 जो डिग्री सेंटीग्रेड उससे अधिक हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बात में बताएंगे। सेकंड बात में बताएंगे जल की लवणता, ठीक है, जल की जो लवणता होती है, जल की गहराई को लगभग 180 फीट, ठीक है, 180 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बिंदु से नीचे जाने पर प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है, राइट। इससे सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म शैवाल के जीवित रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे प्रवाल पर निर्भर होना रहता है। तो आप ये सेकंड पॉइंट में बताएंगे। थर्ड पॉइंट में बताएंगे जल की स्वच्छता। प्रवाल जो होते हैं गाद वाले तटों, धाराओं, जो मैले मुहाने होते हैं उससे दूर बहते हुए महासागरीय जल स्तर में ढंग से जीवित रहते हैं, क्योंकि उस ज़्यादा दूर जाएंगे तो उनको सफाई मिलेगी वहाँ, ठीक है। वे भित्ति के समुद्र की ओर जो वाले भाग हैं उसमें अच्छी तरह से विकसित, जो समुद्र भाग में अच्छी तरह विकसित क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गंदगी जो होगी कई भागों में बढ़ जाएगी, उनको साफ पानी मिलेगा तो साफ पानी में वो रहेंगे, ठीक है। वह निरंतर गतिशील लहरें होती हैं, लहरें होती तो पानी और साफ होता रहेगा। ज्वार और धाराएं स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त यहाँ पर क्या
प्रचुर आपूर्ति यहाँ पर बनाए रखती हैं, जो खाद्य आपूर्ति के लिए यहाँ पर पादप प्लवक के साथ भी अपना ले जाती हैं इनको, ठीक है। तो आप ये थर्ड पॉइंट में बता देंगे जल की स्वच्छता का, ये अपने मन से आप पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग रहेगी मेन हेडिंग, इसमें प्रवाल भित्तियों के क्षय या उत्तरदायी प्रमुख कारक, जो प्रवाल भित्ति के यहाँ पर लिखा है क्षय या उत्तरदायी कारक, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे पहला इसके अंतर्गत भौतिक क्षय, ठीक है। कौन सा? भौतिक क्षय, ठीक है। इसमें लिखना है आपको तटीय विकास जो आपका है उसमें उत्खनन, मछली पकड़ने की विनाशकारी प्रथाएं और उपकरण, नाव के लंगर और ग्राउंडिंग, मनोरंजन के लिए प्रवाल का दुरुपयोग करना, ठीक है। जैसे कि उन्हें क्या छूना, हटाना, ठीक है। वे व्यापार के लिए कोरल हार्वेस्टिंग के भी जो प्रवाल भित्ति है उसका विनाश का कारण हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं। सेकंड लिखेंगे इसी में पॉइंट डाल के, सेकंड पॉइंट में प्रवाल विरंजक हेडिंग है, इसमें लिखना है जब जल अत्यधिक गर्म होता है तब प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले रंग बिरंगे सूक्ष्म शैवाल को त्याग देते हैं, ठीक है, ये लिखना है। थर्ड हेडिंग में लिखना है महासागरों का अम्लीकरण, महासागरों का अम्लीकरण में लिखना है यदि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तो महासागरीय अम्लीकरण प्रभावित होता है। इसके परिणामस्वरूप महासागरों में कार्बोनेट आयनों की सांद्रता क्या कम हो जाती है, जिससे प्रवालों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सुपोषण, ये मेन हेडिंग रहेगी, ठीक है। ये मतलब मेन हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये सुपोषण। ये पेपर में कई बार पूछ चुका है सुपोषण क्या होता है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है सुपोषण। इसमें लिखना है पोषक तत्वों में वृद्धि होने से बृहत स्तर, जो बेहतर स्तर है उसमें शैवालों को विकास में बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसमें जल का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, बस यही पूछता है सुपोषण में क्या होता है। इसे ऑप्शन देगा सुपोषण क्या है, जल का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, जल का ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो बस सेम यही चीज़ देता उसमें दिया था कि इसमें जल का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, याद रखना है, और प्रवालों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। साथ ही यदि प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ती है तो प्रवालों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे, यहाँ से निष्कर्ष में लिखेंगे कि हालांकि प्रवाल भित्तियाँ महासागरीय जो नितल है उसमें 0.2% क्षेत्र में ही आच्छादित करती हैं, लेकिन ये सभी समुद्री प्रजातियों की कम से कम 1/4 प्रजातियों का आश्रय प्रदान करती हैं, ठीक है। ऐसा अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोग भोजन, रोजगार और तूफान अपरदन जो सुरक्षा है उनके लिए उन पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। विश्व के प्रवाल भित्ति जो स्थिति है 2020 का जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार 2009 के बाद विश्व में लगभग 14%, ठीक है, 2009 के बाद से जो 2020 की रिपोर्ट आई थी उसमें 14% प्रवालों का यहाँ पर क्षय हो चुका है। आपको ये भी पॉइंट बता देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, निष्कर्ष में। तो यहाँ से आपका निष्कर्ष पूरा हो जाएगा और आंसर भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 1 में। जो दूसरा स्टार्ट होगा 6 से 10 तक पार्ट नंबर 2 में स्टार्ट हो जाएगा, वो आप यहाँ पे कर देगा। यहाँ पे देखो जितने भी मैंने बताया ये सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट्स यहाँ पे बनाते चलिए, ठीक है। कोई डाउट हो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।